एक जंगल था, उसमें भीषण आग लग जाती है। जंगल के सारे पशु पक्षी जंगल छोड़कर भागने लगते हैं, धू धू करके जंगल जलने लगता है। लेकिन जब जंगल में ऐसी प्रचंड आग लगी होती है, तब एक छोटी सी गौरैया, पास में एक तालाब होता है, उसमें जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और उस जंगल की आग पर डालती है। यह बराबर उसका निरंतर क्रम चलता रहता है। तभी ऊपर डाल पर बैठा कौवा उससे पूछता है, गौरैया, यह जंगल में इतनी भीषण आग लगी है और तू छोटी सी चोंच में पानी भरती है, इस जंगल की आग पर डाल रही है, क्या तेरे इस प्रयास से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? गौरैया कहती है, कौवे, मुझे पता है मेरे इस प्रयास से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं कनक तिवारी आज आपके सामने आया हूं एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर जिसने अपने जीवन काल में 250 बाघ, लगभग 2000 वाइल्ड कैट, लगभग 200 तेंदुआ, गुलदार, चीता, लगभग 20,000 सांप, लगभग 20,000 फॉक्स, जंगली लोमड़ी और जाने कितने हिरन, बारहसिंघा जैसे जाने कितने जानवरों को मार दिया और 40 साल तक अनवरत उसका यह क्रम चलता रहा। लेकिन कभी भी वह व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं आया। कौन था उत्तर भारत का वीरप्पन? कौन था ऐसा खूंखार आदमी? हुआ ये, सरिस्का के जंगल राजस्थान में है। अचानक वहां से बाघ गायब होने लगे। पूरे देश में हड़कंप मच गया कि सरिस्का के जंगलों से बाघ कहां चले गए। इस बात का संज्ञान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी लेते हैं और पता कराते हैं कि ये आखिर बाघ कहां जा रहे हैं। एक नाम निकल कर आता है। उस व्यक्ति का नाम होता है संसार चंद, जिसने अपने जीवन काल में लाखों जंगली जानवरों की हत्या कर उनके ऑर्गन्स, उनके नाखून, उनकी खाल, उनकी हड्डियां और बहुत सारे उनके अंग, जिनकी विश्व बाजार में बहुत कीमत है, ऐसे बहुत सारे जानवरों के अंगों की तस्करी विश्व बाजार में उसने की। संसार चंद राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति था। इसके पिता यही काम किया करते थे, लेकिन कानूनी तरीके से। जिन चीज़ों की नीलामी सरकार किया करती थी वो उन चीज़ों को खरीदते थे और उनसे वस्तुएं, पर्स, जूता, कपड़े बनाकर बेचते थे। लेकिन इसको लगा कि इसमें उतना मुनाफा नहीं है। इसके चाचा नंबर 2 का काम किया करते थे, जानवरों की तस्करी किया करते थे, तस्कर गिरोहों से जुड़े थे। यह अपने चाचा से प्रभावित हुआ और इस काम में आगे बढ़ा। इस काम में इसने हाथ अपने आजमाए और यह जंगल में शिकार करने के लिए लोगों की टीमें बनाने लगा और इसने धीरे धीरे अपना एक गिरोह तैयार कर दिया। एक दिन दिल्ली के अंदर एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है। जब यह 1988 की बात है, एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि दिल्ली में एक गोदाम है, उसमें एक संसार चंद नाम का व्यक्ति है जो तस्करी का काम करता है। पहली बार 1988 में यह लाइमलाइट में आता है, जब पुलिस के द्वारा उस गोदाम पर छापेमारी की जाती है। तो उस छापेमारी में उस गोदाम से 25,800 सांपों की खाल बरामद होती है, 12,500 जयकाल की खाल बरामद होती है, चीता की हड्डियां, बाघ के नाखून, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 2-4 किलो नहीं, 60 किलो बाघ के नाखून बरामद होते हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में तेंदुआ, जयकाल, लेपर्ड, जाने कितने जानवरों की खालें बरामद होती हैं। पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन हड़कंप में आ जाता है। इनपुट के आधार पर पुलिस को और मुखबिरी के आधार पर और सूचनाएं मिलती हैं। पुलिस और गोदामों पर छापे मारती है और ये आंकड़ा लगभग 1 लाख से ऊपर पहुंचता है। आखिर पूरा प्रशासन, पूरा शासन
पूरी व्यवस्था इसको पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। संसार चंद के बारे में कहा जाता है कि 40 साल के कैरियर में 40 साल की तस्करी, 40 साल के इस जानवरों के जीवन की हत्या, निर्मम हत्या करने वाले 40 साल तक ऐसे कैसे नहीं पकड़ा गया। मैं बताना चाहता हूं कैसे पुलिस ने संसार चंद को पकड़ा, कैसे इस उत्तर भारत के वीरप्पन को पुलिस पकड़ पाई, कैसे इस वीरप्पन से भी ज्यादा खूंखार, वीरप्पन सिर्फ हाथी दांत के लिए हाथियों को मारता था, यह ऐसा कोई भी जंगली जानवर नहीं था जिसकी हत्या न करता हो। संसार चंद ने 2 शादियां की थी। संसार चंद की पहली पत्नी से 4 बच्चे थे, वो सभी जेल में थे। और इसने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से इसके एक बेटी थी। इतना जब सब बड़ा गिरोह पर्दाफाश किया गया, इतने बड़े गिरोह का जब सामना आया और जब इसका नाम निकल कर आया, पुलिस को एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए शासन ने और प्रशासन ने सूचित किया कि आपको किसी भी कंडीशन में इस खूंखार, इस दैत्य को पकड़ना है। पुलिस धीरे धीरे इसके परिवार से, इसके मिलने वालों से, ये जिन लोगों के साथ व्यवसाय करता था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, जाने कितने प्रदेशों में इसका कारोबार फैला था। माना यह जाता है कि तस्करी का काम करने वाला, जानवरों की अस्थियों, जानवरों के ऑर्गन्स की तस्करी करने वाला कोई भी शायद भारत का ऐसा व्यक्ति हो जो संसार चंद की टीम से ना जुड़ा हो। पुलिस ने इसको एक अहम मुद्दा मानकर, एक अहम गिरोह का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से अपने हाथों में इसको लिया। तब तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस पर एक्शन लेते हैं और कहते हैं किसी भी कंडीशन में इसको पकड़ा जाना अति आवश्यक है। होता क्या है, इसका पूरा परिवार तो जेल में होता है, दूसरी बीबी जो इसकी एक बेटी होती है वो बाहर होती है। पुलिस बहुत खोजने का प्रयास करती है वो कहाँ है, कैसी है, उसके माध्यम से पकड़ा जा सके। तो वो एक अलग दिल्ली में ही अलग जगह पर वो रहती थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं थी, तो पुलिस उसे पकड़ना आसान भी नहीं था। और दूसरी बात ये थी, अगर पुलिस उस पर हाथ डालती तो संसार चंद अलर्ट हो जाता। जिस आदमी को 40 साल से पकड़ नहीं पा रहे हैं वो ऐसा गायब होता कि जिसे पूरा जीवन उसका निकल जाता, दर्शन तक नहीं होते, कभी देखने तक को नहीं मिलता। पुलिस ने बड़ी कोशिश की, बड़ी अपने जुगाड़ लगाए, बड़े मुखबिरों का सहारा लिया, तब जाके उसको संसार चंद की लड़की का फोन नंबर मिला। संसार चंद की लड़की का फोन नंबर मिलने के बाद पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करने लगी। काफी दिनों तक बात करते पुलिस ने सर्विलांस पर देखते देखते कुछ खास इनपुट नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से, तभी अचानक उसका फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, तो वो उस पर नाराज होता है कि तुमने अचानक फोन काट दिया, क्यों काट दिया, ये है वो है, किससे बात हो रही थी। तो वो लड़की कहती है कर्नल से बात हो रही थी, कर्नल से बात हो रही थी। सर्विलांस पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि इसके पास कोई फोन आया या इसकी किसी से बात हुई। पुलिस और प्रयास करती है, तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि ये एक दूसरा नंबर यूज करती है और जिस नंबर से सिर्फ संसार चंद से बात करती है। सर्विलांस टीम को वो दूसरा नंबर भी मिला और वो नंबर भी मिला जिससे संसार चंद का भी नंबर मिला, जिससे उसकी बात होती थी। वो नंबर निकला पटेल नगर दिल्ली में। पुलिस ने प्रयास किया कि पटेल नगर दिल्ली में ये किसका नंबर है, कहाँ का नंबर है। तो पुलिस को पता चला ये पटेल नगर में टाउन बी में एक टावर है, उससे कनेक्ट होता है ये नंबर। तब टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं थी। काफी प्रयास किए गए, पटेल नगर काफी बड़ा था, कैसे पकड़ा जा सकता है। उस लड़की को अगर टच करते हैं तो संसार चंद अलर्ट पे चला जाएगा।
बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयास किए गए, 3 महीने हो गए, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सब निराश हो गए। लोगों ने कहा, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि खाली हम धूल में लाठी फेंक रहे थे, इसका कोई नतीजा नहीं। तभी दिल्ली पुलिस का एक अफसर कहता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। वो पुनः पूरी विवेचना शुरू करते हैं। उन वकीलों से मिलते हैं जो संसार चंद का केस लड़ा करते थे, उन लोगों से मिलते हैं जो संसार चंद के बारे में अखबारों में या अन्य जगहों पर लेख वगैरह कभी लिखा करते थे। तभी दिल्ली पुलिस के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो एक इनपुट के आधार पर पहुंचती है। और जब वो गोदामों पे छापे मार रही थी दिल्ली पुलिस, चाहे वो सन 1988 से लेकर बाद तक के छापे रहे हों, सन 2000 तक, 2003 तक के जो छापे रहे हों, हर गोदाम से अक्सर उसे एक चीज़ मिलती थी। और उसके जिन लोगों से, करीबी लोगों से पूछताछ की गई, परिवार के लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो राजस्थान पत्रिका है, उसका नियमित पाठक है, उसे जरूर पढ़ता है। राजस्थान पत्रिका। दिल्ली पुलिस अलर्ट होती है, पता करती है कि दिल्ली में कितनी राजस्थान पत्रिकाएं आती हैं। तो पता चलता है कि पूरी दिल्ली में तो 2500 राजस्थान पत्रिकाएं आती हैं। पटेल नगर में कितनी राजस्थान पत्रिकाएं आती हैं, पता किया गया कि पटेल नगर में भी करीब 100-125 राजस्थान पत्रिकाएं आती हैं। दिल्ली पुलिस डोर टू डोर कैंपेन करके उन 100-125 लोगों के पास जाती है। उनमें से कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं मिलता है जो संसार चंद तक पहुंचा पाए। बहुत सारे वेंडर्स के, अखबार के जो राजस्थान पत्रिका को बांटते थे, ऐसे लोगों से संपर्क किया गया। जब बहुत जांच की गई तो 2 वेंडर्स से एक बात सुनने में आई कि जब हम पटेल नगर जाते हैं तो एक छोटा सा मंदिर है, उस छोटे से मंदिर के बाहर एक भिखारी जैसा आदमी आता है, एक पर्ची देता है, उस पर अखबारों के नाम लिखे होते हैं, पैसा देता है, अखबार लेता है। दिल्ली पुलिस कहता है कि आखिर भिखारी जैसा आदमी आता है, पर्ची देता है, अखबारों पे नाम लिखता है, तो ऐसा क्या है कि अखबार की पर्ची ही लेकर वो अखबार लेने आता है। दिल्ली पुलिस भेष बदलकर दाएं बाएं लगती है, देखती है कि यह कैसे होता है। अगले दिन फिर वो भिखारी जैसा आदमी आता है, पर्ची देता है, अखबार लेता है और उसी मंदिर के अंदर घुस जाता है। अखबार रख के बाहर निकल आता है कुछ देर बाद। जब वो अखबार रख के बाहर आता है तो दिल्ली पुलिस के कुछ आदमी जब मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं वो अखबार वगैरह सब गायब हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस सकते में आ जाती है कि ना कोई अंदर गया, ना कोई अंदर से बाहर आया, आखिर अखबार कहाँ गए। और कोई चारा नहीं था। अगले दिन वो फिर अखबार का इंतजार करते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि कब अखबार आएगा, कब वो खरीदेगा। और वैसा ही हुआ। अगले दिन वेंडर आए तो वो भिखारी जैसा आदमी आया, उसने पर्ची दी, पैसे दिए, अखबार लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ आदमी भेष बदलकर मंदिर में जाकर अंदर, छोटा सा मंदिर था, उसमें छिप गए। वो जाकर अंदर अखबार रखता है तो दूसरे दरवाजे से एक आदमी आता है, अखबार उठाता है, अखबार लेकर चला जाता है। दिल्ली पुलिस उस आदमी का पीछा करने लगती है। धीरे 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 पीछा करते हुए जब पहुंचती है तो सामने एक 2 मंजिल का मकान होता है। वो जो अखबार पकड़े हुए आदमी था वो 2 मंजिल के मकान में घुसता है और 2 मंजिल पर जाता है, अखबार रखाता है, फिर चला आता है। उसको नहीं पता था कि कोई पीछा कर रहा है। दिल्ली पुलिस का आदमी घर के अंदर घुसते हैं, कई लोग होते हैं, भेष बदले होते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर एक महिला मिलती है, उसको एक फोटो दिखाते हैं, पूछते हैं क्या यही आदमी ऊपर रहता है। वो महिला कहती है हाँ। वो टीम ऊपर घुसने का प्रयास करती है, देखती है 2 छोटे बच्चे ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियों से आ रहे हैं, जो हाथों में हाथ डाले हुए हैं। पुलिस इंतजार करने लगती है कि ये बच्चे लौट कर कब आएंगे, जब अंदर जाएंगे फिर से ऊपर। वो बच्चे थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं, ऊपर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है। देखते हैं एक शख्स पुलिस की तरफ पीठ थी उसकी, पूजा कर रहा था। पुलिस जैसे ही अंदर घुसती है, एक आवाज देती है, कहती है संसार चंद चलें क्या। संसार चंद पीछे मुड़ के देखता है, वो शख्स संसार चंद ही था। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। 30 जून 2005 को गिरफ्तार किया जाता है
और वो बताता है कि उसने लाखों जानवरों की तस्करी की, लाखों जानवरों की अवैध हत्या करवाई, और ऐसे राज खुल के आए सामने जो अखबारों की हेडलाइन बने। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि संसार चंद को कैंसर है लास्ट स्टेज का। 2015 में पेशी के दौरान उसकी हालत खराब हो जाती है और राजस्थान के सवाई माधोपुर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह अंत होता है उत्तर भारत के वीरप्पन का, जो पुलिस के लिए चुनौती बन गया, जो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, जंगल के जानवरों में जिसका कोहराम बीतता था, जो वीरप्पन से भी बड़ा अपराधी था। और इस तरीके से अंत हुआ। जीवों पर दया करें, यह प्रकृति की रक्षा के लिए हैं। इनकी हत्या करना अपराध है, इनसे प्रेम करें, इनको देखकर प्रसन्न हो। यह इस सृष्टि की अद्भुत संरचना है। इनकी हत्या करके, इनकी तस्करी करके निस्संदेह आप पाप के, अपराध के और कानूनी शिकंजे के पीछे जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आज इस जंगल में आकर यह वार्तालाप करने का, यह कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें।